नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। दोस्तों बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की बात करेंगे। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो आपका सपना है 30 में से 25 में प्लस लाना है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के एग्जाम पर रात भर यानी कि रात के 2-3 घंटे का समय देकर या आपके मॉर्निंग या दोपहर तक का मॉडल पेपर तैयार हो सकता है। यानी पूरी जो मेहनत होती है, आपको बता देता हूँ, 3 से 4 घंटे भी लग जाता है एक मॉडल पेपर में, क्योंकि एक एक कंक्लूजन और फिर हम, आपको पता है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह डेफिनेशन जो है वह डीप तक जाते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन का डेफिनेशन आंसर क्यों होता है, उससे रिलेटेड क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरू करते हैं। जितने मेरे प्यारे मित्र भाई बहन हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास का, हर एक कंसेप्ट का आपको मिलता रहे, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी परिवार है। पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामिन मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी कहलाती। सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, और इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से आपका स्कोर क्या है। क्या आपका स्कोर जो है 20+ है? वाकई में आप जीनियस है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी कहलाती है, वह हमारी मापनी कहलाएगी। हम बात करें ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करें। हम ऑप्शन नंबर अनुपात मापनी की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अनुपात मापनी क्या है? मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापने का एक यंत्र है आपकी अनुपात मापनी, जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों का एक साथ परम शून्य भी होता है। दूसरा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है, इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है या परिस्थितियों में होता है। तो फ्राइड ने देखिए इदम, अहम, पराहम, ठीक है, 3 आपके बताए थे। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर पराहम अर्थात सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभी प्रश्न आ सकता है कि व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपके सिगमंड फ्राइड ने प्रस्तुत किया। और उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्य 2 घटक बताए थे। कौन घटक? ध्यान दें, 2। एक होता है अचेतन और दूसरा होता है इदम, अहम और अत्यहम या पराहम जिसे कहते हैं। देखिए फ्राइड ने व्यक्ति संरचना में इदम, अहम एवं अत्यंत या पराहम, इन तीनों तत्वों को विशेष तत्व में दिया। और उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं, तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। और जो आपका इदम जन्मजात एवं वंशानुगत होता है, नोट कर लेंगे, ये पॉइंट नोट कर लें। जो संबंध इदम होता है, इदम कैसा संबंध होता है? जन्मजात एवं वंशानुगत होता है। और जो आपका परहम या अत्यहम संबंध होता है, यह नैतिक मूल्य एवं आत्मा का आंतरीकरण से संबंधित होता है। और पराहम जो होता है, यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा के अंतःकरण की पुकार किसे कहा गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए पराहम की बात कर रहे हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र नोट करें, कमेंट करें, फीडबैक करें। दोस्तों आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें टीटी परिवार के, शिक्षकों परिवार का, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट के तीसरे प्रश्न की, कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। जैसे जादूगर कहता है, कैसा जादू दिखा दूं, आज ऐसा जादू दिखा दूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं। वैसे ही एक आपके व्यवहारवादी हैं, जो उन्होंने कह दिया, मुझे नवजात शिशु कोई दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। कौन से व्यवहारवादी ने ऐसा कहा था? न्यूमैन, वाटसन, होलजिंगर, फ्रीमैन की बात करेंगे। एक ही नाम आता है, हम ऑप्शन नंबर होलजिंगर की बात कर रहे हैं। वाटसन, जी हाँ वाटसन करेंगे, होलजिंगर रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। हम बात करेंगे, देखिए वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। वाटसन कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। और वाटसन व्यवहारवादी
मनोविज्ञानों में अग्रणी माने जाते हैं और वाटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का प्रमुख स्थान दिया और व्यवहार का परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। और इसका प्रमुख कथन जो है, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। बहुत बार आपकी टीटी एग्जाम में टीटी परिवार में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपन की उपादेयता की होती है, उद्दीपन की विश्वसनीयता की होती है या उद्दीपन की सक्रियता की होती है। तो ध्यान आकर्षित होने की जो प्रमुख भूमिका होती है वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं। हम बात कर रहे हैं उद्दीपन की तीव्रता की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उद्दीपन की तीव्रता में ध्यान आकर्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जो उद्दीपन की तीव्रता होती है जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति की लालसा भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस स्थिति में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला शिक्षण कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है, समदृष्टि कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। अगर वाकई में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, सपना देखा है, तो अब अपने सपने को साकार करने का टाइम आ चुका है। प्रैक्टिस से अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाएं और सिलेक्शन का रास्ता तय करें, क्योंकि हमारा जो सपना है आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का स्कोर क्रैक करना और सिलेक्शन का रास्ता यहीं से तय करना। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला होती है वह हम बात कर रहे हैं, प्रेरणा की बात कर रहे हैं। छात्रों में जो है, देखिए, हम अपने आप में देखिए, जब कभी हम निगेटिविटी सोचते हैं तो हम क्या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियो से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो हमें फिर काम करने में रुचि होती है, अपने टारगेट, अपने अचीवमेंट में रुचि होती है। उसी प्रकार छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला ही प्रेरणा। अगर आप बच्चे में क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप छात्र छात्राओं में, बच्चों, बालक बालिकाओं में प्रेरणा देते हैं तो बच्चों में क्या है? रुचि उत्पन्न होती है। और यही कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव की आवश्यकता उसकी रुचियों की पूर्ति करने में सहायक होती है। अगला फ्राइड के अनुसार है। देखिए, फ्राइड के अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है कि ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। या विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने की भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने का या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की सफलता है। यानी फ्राइड ने विस्मरण के बारे में क्या कहा है? देखिए, आपके फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने विस्मरण के बारे में कहा है, जो राइट ऑप्शन होगा, कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण, देखिए, स्मरण और विस्मरण, देखिए, अच्छी चीज़ों को स्मरण रखना चाहिए, जो दुखद उनको भूलना चाहिए, यानी विस्मरण करना चाहिए। क्योंकि अच्छी चीज़ों को स्मरण करेंगे तो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, आपका मन अच्छा रहता है, खुश रहता है। ठीक है, फिजिकोलॉजी साइकोलॉजी के तौर पर देखिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन दुखद होते हैं तो हमारा क्या, मन थोड़ा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें। तो विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो ये किसने कहा था? फ्राइड के अनुसार सही परिभाषा है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको SR पढ़ा चुका हूँ, RS पढ़ा चुका हूँ और SOR भी पढ़ा चुका हूँ। जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट, सारी क्लास अटेम्प्ट कीजिए विथ कंसेप्ट के साथ। तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन की बात करेंगे, वुडवर्थ की बात करेंगे, कोहलर की बात करते हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। तो आपका जवाब कहता है ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। क्या सही कह रहा है आपने? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या आप लोग सही कह रहे हैं? तो SOR जो प्रस्तावित किया वुडवर्थ के अनुसार की बात कर रहे हैं। वुडवर्थ एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये आपके संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में, उद्दीपन अनुक्रिया के क्षेत्र में अनोखी यहाँ पर योगदान इनका रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा अवधि कहलाती है, नवीनता कहलाती है, रुचि कहलाती है, आकार कहलाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन बरकरार रखना है और हमारा मोटिवेशन चैनल है, ज़रूर जुड़े। मोरल मोटिवेशन और लाइफ फैक्ट मोटिवेशन, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे लाइफ फैक्ट मोटिवेशन, वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक मोरल मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के तौर पर प्रेरणा लें और पॉजिटिव अपने आप को करते रहें और
बस स्टडी करते रहे। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक, देखिए बाहरी दशा होती है एक आंतरिक दशा, तो यहाँ पर आपका आंतरिक पूछा गया है। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वही हमारी क्या है, रुचि कहलाती है। जी हाँ, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। देखिए हमारी रुचि जो होती है वह बाहरी नहीं होती, हमारे अंदर से होती है। हमें क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है, ये हमारी रुचियां होती हैं। क्योंकि किसी विषय वस्तु में जितना अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है और उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा होता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसा ही एक प्रश्न आया था, ठीक है। पूर्ण ज्ञान का जो हमारा उपयोग है वह नवीन ज्ञान में होता तो कैसे कहलाता है। तो इसी प्रकार एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना वह क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, सीखने में विधियाँ, स्थानांतरण, पठार या रुचि कहलाएगा। तो यदि कि एक परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति है जिस हमने अर्जित ज्ञान जो है अर्जित किया, फिर वही जो ज्ञान हमने अर्जित किया वह दूसरी परिस्थिति में उपयोग आए तो वह सीखने में स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण कहला जाएगा। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कोई भी ज्ञान अर्जित जो है दूसरी परिस्थिति में ज्ञान के उपयोग में सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यवहारिक जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा और इसी प्रक्रिया में ज्ञान का स्थानांतरण जो है सीखने का स्थानांतरण विकास होता है। जैसे शिक्षक द्वारा अपने कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो पढ़ाता है तथा बच्चे उसे ग्रहण करते हैं उसे ही ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। यानी शिक्षक जो है अपना ज्ञान बच्चों में स्थानांतरण करते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। जी हाँ, अनुभव द्वारा व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन आता है सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा कर मुंह में दबाता है और उसे काटते उसे तीखा लगता है। अर्थात समझ में आई कुछ बात दोस्तों, समझ में आ गई होगी। तीखा लगता है अर्थात वह बच्चा रोने लगता है, यानी वह मिर्च को फिर बाद में फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता क्योंकि उसको पता है वह तीखा है। यानी उसने अनुभव से सीख लिया कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। और आपके मनोवैज्ञानिक सिम्पसन का कहना भी है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और उसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा नोट कर लें, आपके मनोवैज्ञानिक सिम्पसन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें स्तंभाकृति कहते हैं, या स्तंभ आकृति, आवृत्ति बहुभुज या संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र कहते हैं। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, आपकी एक्टिविटीज, आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी चेक होगी, आपका स्कोर क्या है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वही हमारा स्तंभ आकृति कहलाती है। सभी प्यारे मित्र नोट करें। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। जी हाँ, विकास की ऐसी अवस्था बताइए जिस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम रूप में विकास होता हो। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। देखिए बालक की जो बुद्धि का विकास है 1 से 5 तक बहुत ही तीव्रता से होता है, फिर आपके बाल्यावस्था में घटता है, फिर आपका जब किशोरावस्था आता है तो फिर अपना क्या आता है, पूर्व में आता है सारी चीज़ें। यानी विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हमारे किसमें, बाल्यावस्था की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र नोट करें। देखिए इसका रीजन बता देते हैं। देखिए बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में मानसिक विकास का काफ़ी तेज़ी से होता है और उसमें परिवर्ती किशोरावस्था में आते आते अर्थात 19 से 20 साल की उम्र तक वह काफ़ी फिर वह धीमा हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। पहले बचपन में होता है, फिर आपकी ये जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज होता है। 5 साल का जब बच्चा होता है वहाँ पे थोड़ा उसका मानसिक विकास ज़्यादा ही तेज से होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर होता है।
तो शिशु जब बच्चा होता है तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है, तो वह उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। जो शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है उसे सीखने का अनोखा काल किसी शैशवावस्था को कहते हैं। और इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे हम मूल प्रवृत्ति जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना, ये कहलाती मूल प्रवृत्तियाँ। और यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन का प्रभावित करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। प्रश्न आ सकता है कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन का आधार माना है तो शैशवावस्था को माना है। ध्यान दीजिए, सभी प्यारे मित्र नोट करें, कमेंट करें, फीडबैक करें। हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट का फीडबैक आना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। बात करेंगे अंतर्दृष्टि की, बात कर रहे हैं, सूझ की बात कर रहे हैं। सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। सबसे पहली एक बात तो अंतर्दृष्टि सूझ का प्रयोग किसने किया, या अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत किसका है, तो आपके कोहलर का है। कुत्ते पर प्रयोग किया, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहे पर, तो एक ही जवाब आता है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वन मानुषों पर। देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, देखिए सूझना और अंतर्दृष्टि, जब भी सूझबूझ की बात आए तो आपको वन मानुष के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अर्थात हम बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, चिंपांजी की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जर्मन मनोवैज्ञानिक उल्फंग कोहलर इनका पूरा नाम है, जिसे अपनी पुस्तक में आपका जो पुस्तक आपने पुस्तक का भी नाम आता है, ठीक है। तो आपके उल्फगंग कोहलर जो हैं इनकी अपनी पुस्तक थी मेंटेलिटी ऑफ ओपेंस, ठीक है, मेंटेलिटी ऑफ ओपेज में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। प्रश्न आ सकता है कि यह जो पुस्तक है मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अपनी पुस्तक में मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में कब प्रस्तुत किया, तो 1925 को प्रस्तुत किया था। और कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वन मानुस या सुल्तान नामक चिंपांजी पर करते हैं। और कोहलर के अनुसार यह है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। यह स्टेटमेंट कथन भी आपको नोट कर लेना, प्रश्न आ सकता है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। किसका कथन है, तो आपके कोहलर का कथन है। सभी प्यारे मित्र नोट करें। 15 प्रश्न अटेंड कर चुके हैं, 15 प्रश्न और अटेंड करेंगे। और सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर को, अपने टीटी परिवार को। वहाँ पर नोट्स मटेरियल जो भी सारी चीज़ें होती है अपलोड किया जाता है। और बहुत ही अच्छा ग्रुप है, जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्विटर में एकजुट एक फैमिली के लिए, टीटी फैमिली के लिए, टीचर्स फैमिली के लिए ट्विटर पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लाभ वाले जो बच्चे होते हैं उनके भी बच्चे क्या होंगे, भी बुद्धि लब्ध वाले उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। कि यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे, क्या आवश्यक नहीं है। देखिए यह आवश्यक नहीं है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्ध उच्च है तो उनकी सृजनशीलता भी उच्च हो, यह नहीं है। क्यों, देखिए आप सभी लोग जानते हैं किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है तथा यह निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बालक सृजनशील भी उच्च होंगे। ठीक है, यह निश्चित नहीं है, हो सकता लेकिन निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं कि यहाँ होगा ही होगा। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया, तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था, पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। देखिए प्रभाव का नियम ये सभी लोग जानते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक था मुख्य नियम, दूसरा था गौण नियम। मुख्य नियम के 3 हैं और गौण नियम के 5 हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और एक कौन सा नियम है, सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया, और तत्परता, प्रभाव, और तीसरा है आपका अभ्यास का नियम। सभी लोग नोट करें। देखिए प्रभाव के नियम में क्या होता है, अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने के मुख्य 2 कार्य करने की अति आवश्यक होता है। प्रभाव के नियम में पहला होता है शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, और शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने करें ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें। अगला प्रश्न है, आइए ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखते हैं, अटेंड करते हैं।
प्रश्न आपका 17वां नंबर प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का बाल विकास प्रैक्टिस सेट चल रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो देखिए इनमें से किस विधि का जो है स्मृति के मापन में नहीं किया जाएगा। देखिए मैं बता दूं, प्रत्याहन, पहचान और पुनः सीखना, ये तीनों जो हैं आपके स्मृति के मापन में युक्त किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का आपका नहीं किया जाता। ठीक है, स्मृति के मापन में तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि स्मृति वह भंडारण क्षमता है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद भी किया जाता है। इसलिए आपका तार्किक विधि यहाँ पर बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न क्या है, नहीं किया जाएगा, तो हम बात करें तार्किक विधि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम टीएटी के नाम से जाने जाते हैं, तो टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया है। साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे, बेलक के द्वारा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर किसके, मरे की बात कर रहे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व मापन के एक परीक्षण, इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक एस.ए. मुरे द्वारा किया गया था। ठीक है, मरे नहीं है, मुरे है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, टीएटी परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग हुआ। प्रश्न आ सकता है कि टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया, तो 31 कार्डों का प्रयोग किया गया था, 31, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। ये प्रश्न आ सकता है कि टीएटी परीक्षण में 31 कार्डों में सादे कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, नोट कर लेंगे। और परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो टीएटी परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों का अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। ये होता है आपका, नोट कर लेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा होगा, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित। तो एक ही नाम आता है। हम बात करें मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है, हम बात कर रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र नोट करें। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होगा। वृद्धि और विकास ये अपने आप में बहुत ही, ठीक है, ये वर्ड शब्द भी आपको एक अलग लगता है, पॉजिटिव वर्ड लगता है। देखिए हम बात करें वृद्धि और विकास निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होगा, समन्वय, व्यक्तित्व। लेकिन वर्गीकरण की बात करें अगर, तो वर्गीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। वृद्धि और विकास सिद्धांतों संबंधित नहीं है, तो हम बात करें वर्गीकरण से। ठीक है, क्योंकि वृद्धि विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है, और विकास में सिद्धांत निम्नवत है जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। और निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत हो गया, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत हो गया, विकास के क्रम का सिद्धांत हो गया। ये आपके 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। लेकिन आपका जो दिया गया वर्गीकरण का सिद्धांत ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करेंगे इस प्रैक्टिस सेट पर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। थर्नडाइक का जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम में 3 पार्ट हैं आपके, सभी लोग जानते हैं। 3 पार्ट में पहला आता है प्रभाव का नियम, ठीक है, फिर आता है अभ्यास का नियम, फिर आता है तत्परता का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए जो नियम निर्धारित है, तत्परता के नियम की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की बात करेंगे। देखिए तत्परता में कार्य करने की केंद्रीय शक्ति निहित रहती है, ये आपको ध्यान देना है। जो तत्परता होती है, इसके कार्य करने की केंद्रीय जो शक्ति होती है वह निहित होती है। इतना समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे। और साथ में क्या होता है, तत्परता में सक्रियता भी बढ़ती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। तत्परता यानी तत्पर रहना, तैयारी नाम से ही पता चलता है, तत्पर रहना। तो इस नियम के तहत कार्य करने की चाहिए। क्या हो जाएगा, देखिए शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए, जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, जिसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बात कर रहे हैं। और दूसरा यह है आपको दोस्तों कि बालकों में तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए।
और तीसरा है कि पूर्व पाठ के कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करने चाहिए, पाठ प्रस्तावना की बात करेंगे। और इसी प्रकार भाटिया के अनुसार कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार को आधा विजय कर लेना है। ये स्टेटमेंट किसका है, प्रश्न आ सकता है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार को आधा विजय प्राप्त कर लेना है। ये आपके भाटिया के अनुसार कथन है, भाटिया का कथन है। और भाटिया बैटरी का अपने इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण की बात करेंगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, देखिए सोपान है लेकिन प्रथम सोपान बताना। फर्स्ट, एक सीट की जो लड़ाई लड़ रही ना, सभी प्यारे मित्र एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना मतलब मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, बुद्धि से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम हमारा सोपान कहलाता है वह हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संप्रत्यय की बात कर रहे हैं। संकल्पना निर्माण के सोपान इनमें से प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण, ये 4 सोपान है। पहला प्रत्यक्षी, दूसरा विभेदी, तीसरा पृथक्करण, फिर आता है सामान्यीकरण। अतः संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वह प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और बात करेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, टॉलमैन, बंडूरा, थांडाई, कोहलर की बात करेंगे। आपका कमेंट क्या कहता है। देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, हम बात कर रहे हैं बंडूरा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इनके नाम में ही वजन है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो बंडूरा के द्वारा दिया गया था, ये सभी लोग नोट करें। और इस संकल्पना के तहत जो है बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथा बालक को उचित एवं सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक व शैक्षिक विकास हो सके। अगला प्रश्न है, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन की बात करेंगे। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र अंत में बताएंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से आपका स्कोर क्या है। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निमीकरण इसकी इस विधि के सोपान है, तो हम बात कर रहे हैं आगमन विधि की बात कर रहे हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निमीकरण सोपान हमारे किस आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण अगर फर्स्ट में आ रहा है, ध्यान देना, तो हमारा आगमन विधि होगा। अगर नियम पहले आ रहा है तो समझ लेता है निगमन विधि हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कहलाते हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन की बात करेंगे। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक कहलाते हैं वह हम रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र क्या होता है। देखिए बाल मनोवैज्ञानिक का जो क्षेत्र होता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती, वह हमारी डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपके कोहलबर्ग ने परंपरागत स्तर पर बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, कोहलबर्ग के अनुसार जो है। और इस अवस्था में क्या है, व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। 2-3 प्रश्न आइए इनको कंप्लीट करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। प्रारंभिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात प्रारंभिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, वह कहलाती है पारंपरिक अवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख जो अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्ररूढ़िगत बोलते हैं। और दूसरा आपका है परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। और तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत स्तर की बात करेंगे। और पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। 2 प्रश्न और देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम बताना है। अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्टम युग्मनज दिया है, ब्लास्टोसिस्टम अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। अब आप बोलेंगे सही क्रम किसका है, तो सभी लोग समझ गए होंगे नाम से ही आप लोग, ठीक है। तो जो आपका देखिए डी ऑप्शन दिया गया है, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्टिस, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। मैं चीज़ें समझा देता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, यह प्रक्रिया क्या होता है, निषेचन से संबंधित है, जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। पहले क्या मिलता है, अंडाणु और फिर शुक्राणु आपस में मिलते हैं, और इनके मिलने से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात जो है ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया, क्रेचनर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, स्प्रिंजर के द्वारा। आपका कमेंट क्या कहता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए युंग के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन युंग दिया गया वह सही हो जाएगा। तो ये क्लास से प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा दोस्तों। और देखिए आपके जो युंग स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये प्रश्न आ सकता है, ये तीनों जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया, तो युंग के द्वारा। युंग कहाँ के, स्विट्जरलैंड के निवासी एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको दोस्तों कैसा लगा, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्लासेस जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरों ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्लास पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।